गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपका मेटल का चैप्टर है, धातु बेस्ड चैप्टर है, वो खत्म हो चुका है। आज उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न देखेंगे एंड उसको किस तरह से बनाया जा रहा है उसको समझेंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न तत्वों को इनके धात्विक गुणों के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धात्विक गुण यानी मेटालिक कैरेक्टर पे बात किया जा रहा है। आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है। Li का मतलब लिथियम हो गया, Na का मतलब सोडियम हो गया, K का मतलब पोटेशियम हो गया, Rb का मतलब रुबेडियम हो गया, Cs का मतलब सीजियम हो गया। ये सारे धातु हैं। अब इनको धात्विक गुणों के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब कम से कहाँ जाना है, ज्यादा। तो देखिए, जो धात्विक गुण है किसी भी धातु का, ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसको बनाने का। किसी भी धातु का जो धात्विक गुण है वो धातु के आकार पे निर्भर करता है। धातु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी धातु जैसे जैसे साइज में, आकार में बड़ा होते जाएगा, धात्विक गुण आपका बढ़ता जाएगा। तो इसको बनाने का कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। कभी भी धात्विक गुण पे क्वेश्चन हो तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा कि धातु का आकार बढ़ेगा, साइज अगर बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा। धात्विक गुण भी बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब जो तत्व आपको गिवन है उसको आप आवर्त सारणी में देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, आवर्त सारणी में ये वर्ग 1 का तत्व है, ग्रुप 1 का। ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है। आप ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो धात्विक गुण भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण सीजियम का हो जाएगा। बढ़ता क्रम था तो लिथियम से ज्यादा धात्विक गुण सोडियम का, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम का, पोटेशियम से ज्यादा रुबेडियम का, और रुबेडियम से ज्यादा सीजियम का। चूंकि लिथियम से सीजियम आने पे धातु का आकार बढ़ रहा है, तो इस बेसिस पे जो राइट आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। तो इस बेसिस पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये तरीका है धात्विक गुण को बनाने का। धातु के आकार को आपको देखना है एंड इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जो एलिमेंट, जो जो तत्व आपको दिया गया है वो वर्ग में है या आवर्त में है। ये सारा एलिमेंट वर्ग में था, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो धात्विक नेचर भी आपका बढ़ेगा। तो उस बेसिस पे राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिए। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे, निष्कर्षण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सोडियम, Na का मतलब हुआ सोडियम, ध्यान देंगे। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, L का मतलब एल्युमिनियम और Ca का मतलब कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, इन धातुओं का जो निष्कर्षण है, निष्कर्षण का मतलब बताया गया था कि इसके अयस्क से इसको शुद्ध करना। तो इन धातुओं का जो निष्कर्षण है, इनके संबंधित यौगिकों से, जो भी यौगिक इनके अयस्क इससे संबंधित होंगे, जैसे सोडियम का जो अयस्क होगा, पोटेशियम का जो अयस्क होगा, उससे इसका अगर निष्कर्षण करना है इन धातुओं का, तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया का यूज किया जा रहा है ना। जनरली इन सारे धातुओं के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटन के प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है? इन सारे धातुओं को विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनका निष्कर्षण करते हैं। तो इसका क्या कारण है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु यानी जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है जितने भी, उन्हें विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, ये हमेशा याद रखिएगा, विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा उनका निष्कर्षण किया जाता है।
उसके अयौगिक से, उसके अयस्क से उनका निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा, क्योंकि ये काफी अभिक्रियाशील है इस वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये सारे अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जितने भी अभिक्रियाशील धातु रहेंगे, जितने भी मोर रिएक्टिव मेटल रहेंगे, उन सब का निष्कर्षण हम लोग विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। तो सेकेंड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में। अगला प्रश्न क्या है, देखिए काफी बेहतरीन प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, जिसको आपको देखना है, समझना है। आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है वो बोलता है कि सभी अयस्क खनिज हैं, जितने के जितने अयस्क है वो सारे खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है ना। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो अयस्क है, अयस्क जैसा कि हम लोग पढ़े थे, अयस्क क्या होता है, जिससे आप मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं, तो सारे अयस्क खनिज है। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है, ये जितने भी अयस्क है वो खनिज के तौर पे ही आपको मिलेंगे। अर्थ के अंदर में जितने भी अयस्क मिलेंगे वो सारे के सारे खनिज है। लेकिन क्या सारा खनिज अयस्क हो सकता है, तो नहीं, सारा खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। जितने अयस्क आपको ओर्स मिलेंगे वो सारे खनिज के अंतर्गत आएंगे, बट सारा खनिज अयस्क के अंतर्गत नहीं आएगा। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये पहला हुआ। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि दूसरों में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है। हाँ, ये खनिज पे डिपेंड करता है, खनिज के अयस्क के अमाउंट पे डिपेंड करता है। बहुत सारे खनिज में आपको धातु की मात्रा ज्यादा मिलेगी और बहुत सारे खनिजों में धातु की मात्रा कम मिलेगी। ये धातुओं के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन आपका सही है। जब दोनों कथन सही है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बात याद रखना है, एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया आया है आप लोगों के लिए, और ये याद भी रखना है आपको कि सभी अयस्क खनिज है। जी हाँ, जितने अयस्क है वो खनिज है। लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? तो जी नहीं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको मिनिमाइज करेंगे। चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जितना पढ़ाया गया था उसी चीज से रिलेटेड है, तो सारी चीजों को देखना है और आपको आंसर करना है। क्या है देखिए जरा, आपसे बोला जा रहा है पहला स्टेटमेंट कि भर्जन में, रोस्टिंग प्रोसेस जो कल पढ़ाया गया था आप लोगों को, परसों पढ़ाया गया था, भर्जन में सामान्यतः अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, जो मेटलर्जी का प्रोसेस आपको बताया गया था कि जो अयस्क है, जो अशुद्धियां हैं, उसको एक जगह सांद्र करके, वो एक जगह कंसंट्रेटेड करके आप कुछ प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, जिसमें स्मेल्टिंग था, कैल्सिनेशन था, रोस्टिंग था। तो जनरली वैसा करने के लिए धातु को या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे या तो सल्फाइड में कन्वर्ट करते थे। तो भर्जन में सामान्यतः अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पढ़ाया गया है, आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। रोस्टिंग प्रोसेस, भर्जन प्रोसेस को समझाया गया है, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि भर्जन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमको धातु को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट जो आपका 1 है, कथन जो 1 है, वो बिल्कुल ट्रू है। सारा याद रखने वाला चीज है।
भर्जन में अयस्क छिद्रित हो जाता है तथा नमी का निष्कासन हो जाता है। जी हाँ, भर्जन में नमी जो है, आर्द्र जो है वो निकल जाएगा, आर्द्र का अमाउंट, नमी का अमाउंट पूरा का पूरा निकल जाएगा, ड्राई कंडीशन हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आपका ट्रू है। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू हुआ। थर्ड बोलता है कि भर्जन प्रक्रिया में अयस्क को इसके गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। जी हाँ, भर्जन प्रोसेस, भर्जन प्रक्रिया आप जब भी करेंगे किसी भी अयस्क के साथ, तो उसका जो गलनांक होगा उससे कम ताप पर ही उसको आप गर्म करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो ये तीन स्टेटमेंट भर्जन से रिलेटेड है, रोस्टिंग से रिलेटेड है, मेटलर्जी प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसको आपको पूरा ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट कि भर्जन तभी आप कर सकते हैं जब आप अयस्क को उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। ये पहला बात कि भर्जन को करना है तो पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद भर्जन में जो अयस्क है आप हीट करेंगे तो वहां से वाटर का अमाउंट, आर्द्र का अमाउंट, नमी का अमाउंट निकल जाएगा, है ना, नमी का मात्रा का निष्कासन हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है कि भर्जन प्रक्रिया, अगर भर्जन प्रक्रिया को आप करते हैं तो जो भी अयस्क के लिए आप भर्जन प्रक्रिया करेंगे उस प्रोसेस में जो उसका गलनांक का वैल्यू होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू होगा, उससे कम ताप पर ही आप उसको गर्म करेंगे। तो इस बेसिस पे आप देखिए, अगर तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड। यहां पर एक्चुअली में फोर नहीं होगा, एक्चुअली में थर्ड होगा। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ये वर्जन प्रोसेस के लिए सारी बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चंस क्या है देखें। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से सारा कॉन्सेप्ट, सारा धातु से रिलेटेड फैक्ट्स क्लियर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको विचार करना है, कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कॉपर धातु का निष्कर्षण उष्मीय अपचयन प्रक्रम द्वारा किया जाता है। आप अगर लास्ट क्लास को देखे हों तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटलर्जी का प्रोसेस डिस्कस किया था, जिसमें उष्मीय प्रक्रिया को भी डिस्कस किया गया था और ये भी बताया गया था कि किस किस एलिमेंट के लिए ये प्रक्रिया संभव है। तो कॉपर धातु का जो निष्कर्षण है, ये बताया गया है कि कॉपर धातु का जो निष्कर्षण है वो उष्मीय प्रक्रिया द्वारा ही किया जाता है। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है और ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है। यहाँ पर समझाने के लिए कोई बातें नहीं है, ये आपको सेलेक्टेड ध्यान में रखना होगा और ये समझाया गया है। चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग हेमेटाइट अयस्क की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह भी बताया गया है कि चुंबकीय पृथक्करण में जब आएंगे मेथड जो है चुंबकीय पृथक्करण का, तो चुंबकीय पृथक्करण का यूज आयरन के अयस्क के लिए किया जाता है। आयरन जो लौह पदार्थ होता है उसके लिए किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग हेमेटाइट अयस्क की सांद्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल ट्रू है। तो जी हाँ, कि हेमेटाइट अयस्क का अगर अमाउंट कहीं पर बढ़ाना है, हेमेटाइट अयस्क की सांद्रता को बढ़ाना है, एक जगह उसको डिपोजिट करना है, तो आप चुंबकीय पृथक्करण मेथड का यूज कर सकते हैं। हर मेथड का अपना अपना लिमिटेशन था। कौन सा मेथड किसमें यूज होगा ये सारे लास्ट क्लास में आपको समझाए गए थे। थर्ड बोलता है कि स्टील तथा आयरन के निर्माण में कोक अपचायक का कार्य करता है। जी हाँ, अगर आप स्टील और आयरन का निर्माण करते हैं तो वहां पर जो कोक होता है वो अपचायक की तरह बिहेव करता है, रिडक्शन करता है। कोक से हम लोग रिडक्शन करवाते हैं। कोक कार्बन का पदार्थ होता है। तो ये जो बिल्कुल तीन स्टेटमेंट है आपके सामने, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। पहला कि जितने भी कॉपर धातु का निष्कर्षण है उष्मीय अपचयन द्वारा किया जाता है, उष्मीय प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, हाइड्रोमेटलर्जी इसको जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया गया था। आयरन का जो अयस्क है हेमेटाइट चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा उसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे। एंड स्टील और आयरन के निर्माण में जो रिडक्शन होगा वो कोक होगा, कार्बन के थ्रू होगा, वहां पर कोक अपचायक का कार्य करेगा। ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपके लिए बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट को आपको देख के ध्यान में रखना है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से यही फायदा होता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। चलिए
आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिनेबार, सिनेबार अयस्क का नाम है। जी हाँ, मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार नाम याद रखिएगा, यह बताया गया था जब मरकरी पढ़ाया गया है। सिनेबार मरकरी का अयस्क है, बिल्कुल हाँ, पारा मरकरी, जिसको Hg से दिखाते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अधिक घनत्व वाले अयस्क, अगर कोई अयस्क आपके पास है और उसका घनत्व अधिक है तो गुरुत्वीय पृथक्करण प्रक्रम द्वारा पृथक किया जाता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। ये पृथक्करण का एक मेथड है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के थ्रू। तो पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण, ग्रेविटी वाले सेपरेशन मेथड का यूज आप उसी अयस्क के लिए करेंगे जिस अयस्क का घनत्व ज्यादा होगा, है ना। अयस्क का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके पृथक्करण के लिए जो मेथड आप यूज करेंगे वो ग्रेविटेशनल मेथड होगा, गुरुत्वीय पृथक्करण होगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। अगले स्टेटमेंट पे विचार कीजिए कि जिंकाइट ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण है। जी हाँ, जिंकाइट ऑक्साइड जो है वो भी जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिए इस बात का, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि अयस्क का नाम हम ऑलरेडी बोले हैं क्लासेस के पढ़ाने के दौरान कि जिस भी धातु के लिए अयस्क होगा उस अयस्क का आपको फॉर्मूला और उस अयस्क का आपका कॉमन नेम याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आ गया है सिनेबार, सिनेबार मरकरी का अयस्क होता है। दूसरी बात, यह भी बात ध्यान में रखना है, पृथक्करण का मेथड, चुंबकीय पृथक्करण एक मेथड था जिसमें हेमेटाइट का यूज किया, आयरन के अयस्क का यूज किया। अगला जो मेथड है अयस्क के सेपरेशन के लिए वो गुरुत्वीकरण है, ग्रेविटेशनल प्रोसेस के थ्रू है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर मेथड का अपना एक लिमिटेशन है, हर मेथड का अपना एक कंडीशन है कि इस मेथड का यूज आप वहीं पर करेंगे जहां पर अयस्क का जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। जितना अयस्क का घनत्व ज्यादा होते जाएगा आप ग्रेविटी वाले मेथड का यूज करेंगे उसके सेपरेशन के लिए। एंड थर्ड है जिंक ऑक्साइड, क्या एक अयस्क है? तो जी हाँ, ये जिंक का अयस्क है। तो इस बेसिस पे जो राइट आंसर होगा, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन क्या बोलता है जरा देखिए जरा। चूना, जिसको लाइम बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग, यहाँ उपयोग पे बातें हो रही है। चूना, सिलिका और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का उपयोग सामान्यतः भट्टी में अस्तर लगाने में उष्मा सह पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह कथन वन है, स्टेटमेंट वन है कि जो भट्टी होता है, भट्टी जहां पर हाई टेम्परेचर देके, हाई टेम्परेचर देके उच्च तापमान पर आप किसी भी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं किसी भी धातु को, मटेरियल को आप बना रहे हैं, तो उसमें जो लाइम चूना हुआ या सिलिका हुआ या मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ उसको मिलाया जा रहा है। क्यों मिलाया जा रहा है? उष्मा की गति को बढ़ाने के लिए, उष्मा के नेचर को और इनहेंस करने के लिए इन तीनों को मिलाया जा रहा है। ये स्टेटमेंट वन का कहना है। स्टेटमेंट टू बोलता है कि ये बहुत उच्च ताप सह सकते हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल है। लाइम, सिलिका और मैग्नीशियम, ये जितने भी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जितने भी है ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है, ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं। अब ये दो स्टेटमेंट है। अब ऑप्शन क्या बोलता है, क्या दोनों कथन सत्य है? अब कथन वन कथन टू का सही स्पष्टीकरण है। तो स्टेटमेंट वन तो आपका बिल्कुल सच है, क्योंकि आप कोई भी भट्टी को देखेंगे, कोई भी धातु का जो मटेरियल बन रहा है, धातु को पिघलाकर बन रहा है, वहां पर जो भट्टी लगा हुआ है जिसको फर्नेस बोलते हैं, उस भट्टी में ये तीन चीज यूज होता है। लाइम यानी चूना,
मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिका, ये तीन चीजों का यूज होता है उसके उष्मा की गति को बढ़ाने के लिए। उष्मा जो भट्टी में उष्मा का जो मात्रा निकलेगा, जो उष्मा का अमाउंट निकलेगा, उसके गति को बढ़ाने के लिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है। ये ज्यादा से ज्यादा ताप को सह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तापमान पे अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है और स्टेटमेंट 2 उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिकॉज मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया, चूना हो गया, इसको इसलिए मिलाया जा रहा है भट्टी में क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल है, उच्च तापमान में अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, उच्च तापमान को सह सकते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2। तो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन अपने अपने जगह पे सत्य हैं एंड कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण है। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि इसको तभी मिला रहे हैं जब ये उच्च ताप सह पा रहा है। इसको तभी मिला रहे हैं आप जब ये आपका उच्च ताप सह पा रहा है। तो एक मिनट फिर से स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, एक मिनट फिर से स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। दोनों ही कथन सत्य है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जी नहीं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि बी नंबर ऑप्शन में बोलता है स्पष्टीकरण नहीं है, सी नंबर ऑप्शन में कथन 2 को असत्य बताता है, डी नंबर ऑप्शन में कथन 1 को असत्य बताता है। जी नहीं, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का सही स्पष्टीकरण है या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इस बेसिस पे जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहां से भी आपको इस क्वेश्चन से नया पार्ट कंप्लीट हुआ, नया पार्ट पता चला कि भट्टियों में आप जब भी मिलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, सिलिका को, लाइम को मिलाएंगे उष्मा के गति को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये अधिक तापमान को सह सकते हैं, हाई तापमान पर अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे। चलिए अगला एक परिभाषा के बेसिस पे क्वेश्चन है। परिभाषा जनरली परिभाषित है, बोला जा रहा है कि किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलन बिंदु से, गलन बिंदु का मतलब गलनांक होता है, गलन बिंदु का मतलब गलनांक होता है। तो किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलन बिंदु से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है? तो ये बिल्कुल परिभाषा बेस्ड है, निस्तापन इसको बोलते हैं, है ना। आप अयस्क को एयर के एब्सेंस में, वायु की अनुपस्थिति में उस अयस्क के गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे काफी नीचे गर्म कर रहे हैं, यह प्रोसेस आपका निस्तापन कहलाएगा क्योंकि यहां पर वायु की अनुपस्थिति है। ध्यान देंगे, तो ये परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। बोला जा रहा है कि पटाखों में तेज सफेद प्रकाश, पटाखा जो हम लोग पटाखा को फोड़ते हैं उसमें तेज सफेद प्रकाश के लिए, उसमें जो तेज सफेद प्रकाश निकलता है उसके लिए कौन से धातुओं में से एक का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी एक डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर मैग्नीशियम का यूज करते हैं, है ना। पटाखों में तेज प्रकाश, सफेद प्रकाश लाने के लिए जिस धातु का यूज होता है वह धातु आपका मैग्नीशियम है। ध्यान देंगे, है ना, वह धातु आपका मैग्नीशियम है। अगर बात करें हरे रंग के लिए, हरा रंग आज से भी पूछा जाएगा, तो हरे रंग के लिए बेरियम यूज होता है, ध्यान रखिएगा। हरा रंग के लिए बेरियम, ये भी पूछा जाता है कि पटाखों में जनरली जो हरा रंग आता है वो किस धातु की उपस्थिति के कारण आता है? तो वहां पर राइट आंसर होगा आपका बेरियम। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। बोला जा रहा है कि लोहे की पटरियों को, लोहे की टूटी पटरियों तथा मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए, है ना, लोहे की टूटी पटरियों तथा मशीनों के
पुर्जे जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? वेल्डिंग जो होता है उनमें से किसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको एक मिक्सचर बताया गया था, थर्माइट मिक्सचर। क्लासेस जब आपको देखेंगे याद होगा, आप पढ़ेंगे आगे जाके। तो एक थर्माइट मिक्सचर का नाम लिया गया था। एल्युमिनियम का एक थर्माइट मिक्सचर बनता है जो लोहे, रेल की पटरियों को जोड़ने में, मशीनों के पुर्जों को जोड़ने में यूज होता है। तो वो थर्माइट मिक्सचर जनरली एल्युमिनियम पाउडर का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की टूटी पटरियों तथा मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए जनरली वेल्डिंग में हम लोग थर्माइट मिक्सचर का यूज करते हैं। और ये जो थर्माइट मिक्सचर है ये एल्युमिनियम पाउडर है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है देखिए जरा। अगला क्वेश्चंस भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दांत और अस्थियां, दांत और अस्थियां निम्न में से किससे मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं? तो ये जनरली पढ़ा गया है, सबके लिए कॉमन है। कैल्शियम, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने में, कैल्शियम दांत में भी पाया जाता है, दांतों को मजबूत करने में काफी सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो ये भी क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो दांत और अस्थियां जो हैं और निम्न में से मजबूती मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं किसके थ्रू? कैल्शियम के थ्रू, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की कीले नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है। ये काफी कॉमन प्रश्न है, ये प्रश्न जनरली हर जगह पे पूछा जाता है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है कि लोहे की जो कीले हैं, यानी लोहे का मटेरियल है, उसको नीले कॉपर सल्फेट। तो यहां से एक बात और याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का नीला कलर होता है, ये भी बात आपको पता चल गया, ये भी बात याद रखिएगा। नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाई जाती है, कुछ समय पश्चात लोहे की कीले घुल जाती है या नीला रंग उड़ जाता है। घुल जाती है या नीला रंग नहीं उड़ता। नहीं घुलती है, नीला रंग नहीं उड़ता। नहीं घुलती है, नीला रंग उड़ जाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि लोहे, लोहे का लोहा जो है उसमें डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि लोहे का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। एफी का रिएक्टिविटी, लोहा का जो रिएक्टिविटी आयरन का, वो कॉपर से ज्यादा है, तो उसमें घुलने वाला नहीं है ना। अगर रिएक्टिविटी कम रहता तो घुल जाता, बट लोहे का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो उसमें वो घुलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात कि लोहे की कीले को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर डालते हैं तो वहां पर वो घुलेगा नहीं, बट उसका जो नीला रंग है वो उड़ जाएगा लोहे की उपस्थिति के कारण। लोहे की उपस्थिति का, लोहे की अपनी क्रियाशीलता के कारण उसका जो नीला रंग है वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। तो इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे क्वेश्चन को। तो ये इतना क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जितना पढ़े थे आप लोग, उस पे बेस्ड था। तो इसी तरह के प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, है ना। कुछ और प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं, कुछ और भी प्रश्न हैं जिसको डिस्कस करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए जरा। अम्लराज, एक्वारेजिया आपको बताया गया था। अम्लराज एक विलायक है, एक सॉल्वेंट है जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु डिजोल्व होते हैं। अम्लराज आयतानुसार यानी आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में निम्न का मिश्रण है। निम्न का मिश्रण है: सांद्र,
HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। एक्वारेजिया अम्ल राज्य में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कौन के HNO3 का एग्जाम्पल होता है। ये क्वेश्चन में और भी ऑप्शन है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन तक आ गए हैं तो बता ही देते हैं। 1:3 का अनुपात रहेगा, तो HCl का 3 अनुपात, HNO3 का 1 अनुपात। यहाँ पर HNO3 पहले लगा हुआ है, तो 1 अनुपात HNO3 का और 3 अनुपात HCl का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चंस है उसमें क्या पूछा जा रहा है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है। तो ये बताया गया था एजीआई कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। कृत्रिम वर्षा में एजीआई का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सारे धातु के क्वेश्चंस है जितने पढ़ाए गए उस पर बेस्ड, और इन सारे चीजों को आपको पढ़कर समझकर रखना है ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत ना हो। आप फॉर्मेट देख ले क्वेश्चंस का, आज जितना क्वेश्चंस बनाया गया, तो धातु आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में। चलिए, अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे धातु के बाद, अधातु देख लीजिए कैसे कैसे भी पढ़ना है। अधातु पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद परमाणु संरचना की तरफ जाएंगे हम, परमाणु संरचना की तरफ जाएंगे ये चैप्टर। उसके बाद आवर्त सारणी पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण पहला पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको पॉलीमर पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाएगा, इससे भी प्रश्न रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया जाएगा, पॉलीमर पढ़ाया जाएगा, एंड उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, मेडिसिन से रिलेटेड। बस इससे ज्यादा नहीं, यही आपका सिलेबस है। बेसिक कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोगों को यही पढ़ना है अधातु, अधातु के बाद परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के बाद आवर्त सारणी, उसके बाद अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद आप पॉलीमर को पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, शुगर के बारे में, चीनी के बारे में, एंड एक लास्ट बचेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री जिसमें दवाओं के बारे में पढ़ेंगे। दवा औषधि से भी प्रश्न रहते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को पढ़ के कंप्लीट करना है। तो स्टेप वाइज चलेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अधातु, अधातु नॉन मेटल। तो अधातु के पास टेंडेंसी है, नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपने में ग्रहण करने का, ऐड करने का। जितने भी अधातु हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करके, ग्रहण करके एनायन बनाते हैं, निगेटिव स्पेसिस। ये एनायन बनाना पसंद करते हैं। जितने भी अधातु हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एनायन बनाएंगे, वो एनायन बनाना पसंद करते हैं। जैसे F को ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो F माइनस बनाया। N को ले लीजिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो N3 माइनस बनाया। जितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना माइनस आएगा। O को ले लीजिए, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो O2 माइनस बनाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे उतना निगेटिव चार्ज आपका आते जाएगा। तो अधातु जितने भी है, नॉन मेटल जितने भी है, वो सारे अधातु के पास ये टेंडेंसी है कि वो सारे के सारे अपने में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करके ऋणायन देंगे यानी नेगेटिव स्पेसिस देंगे। ये इसका एक परिभाषा हुआ। अब इसके भौतिक गुणधर्म की तरफ जाते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज में जो पहला प्रॉपर्टीज आएगा वो भौतिक गुणधर्म आएगा अधातु का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म की तरफ। भौतिक गुण
धर्म के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अधातु का जो भौतिक गुणधर्म है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें जो पहले पहले प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस पे बात करेंगे कि वो किस किस अवस्था में आपको मिलने वाला है। तो जितने भी अधातु हैं सामान्यतः जनरली तौर पे ठोस अवस्था या गैस अवस्था में मिलेगा। यहाँ पर एक अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। बाकी ब्रोमीन को छोड़ाकर जितने भी अधातु है वो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे या तो गैस अवस्था में। तो पहले एग्जिस्टेंस का बात करें, फिजिकल एग्जिस्टेंस का, तो समान तौर पे अगर बात करें, सामान्य तौर पर अगर बात करें, तो जितने भी समान तौर पे अधातु ठोस अवस्था या आपको गैस अवस्था में पाया जाता है। Br एक द्रव है, ये एक अपवाद होगा। ब्रोमीन एक द्रव है, एक लिक्विड है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट पे जाए, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पे जाए, तो जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल में 10 अधातुएं हैं जो ठोस अवस्था में हैं और 11 अधातु ऐसे हैं जो गैस अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, 10 अधातु ठोस अवस्था में और 11 अधातु गैस अवस्था में है। तो ये अधातु का फिजिकल एग्जिस्टेंस हुआ। दूसरे प्रॉपर्टीज के तरफ जाए तो कंडक्टेंस पे बात कर ले कि जो अधातुएं हैं वे ताप और विद्युत के कुचालक हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में क्रॉस नहीं करने देंगे, तो ये उसके कुचालक हुए। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर एक अपवाद शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी, जो ग्रेफाइट है आपका, वह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है ना। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। उसके संरचना को जब आप देखेंगे तो जनरली बोला जाता है कि ग्रेफाइट का संरचना लेयर वाइज रहता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, और लेयर के बीच में गैप होता है, परत बाई परत उसका संरचना होता है ग्रेफाइट का, और दो परत के बीच में कुछ गैप होता है। उस गैप में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उस गैप में इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। तो प्रश्न यहां से आपसे पूछा जाता है, आजकल यही प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक है। अधातु होते हुए भी सारे अधातु, जितने भी अधातु है वो विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत के सुचालक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दो परतों के बीच में इलेक्ट्रॉन में गति है, इलेक्ट्रॉनों में गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट है, जिसकी वजह से वहां पर जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के गुण इसमें कुछ भी नहीं पाए जाएंगे। न तो अधातु चमकीले होते हैं, न तो तन्य होते हैं, न तो आघात वर्धनीय होते हैं, न तो किसी तरह का आवाज निकलता है किसी सरफेस से टकराने के बाद, है ना। यहाँ पर एक बात याद रखना है, एक चीज और डिस्कस कर ले, है ना। यहाँ भी अपवाद है, अधातुओं में चमक नहीं होती, अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन यहां पर एक अपवाद है, आयोडीन। एक अपवाद है आयोडीन। आयोडीन में चमक है, यह बात याद रखिएगा। आयोडीन को छोड़ाकर जितने भी अधातु है उसमें किसी तरह का चमक आपको नहीं पाई जाएगी।
लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक प्रेजेंट है, जो कि चमक अपने आप में रखता है, ब्राइटनेस रखता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अधातुओं के जो क्वथनांक और गलनांक है, अधातु के जो क्वथनांक और गलनांक है वो काफी निम्न होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वह काफी निम्न होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, यहां भी एक अपवाद है। बोरोन तथा कार्बन, कार्बन में डायमंड आ जाएगा, डायमंड का गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है। जितने भी अधातु हैं उसके क्वथनांक और गलनांक की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो अधातुओं में ये आपको कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपवाद है बोरोन और कार्बन। बोरोन और कार्बन अधातु होते हुए भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने आप में हाई रखते हैं। इनके जो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है। जैसे डायमंड देखिए, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है उसके स्ट्रक्चर के कारण, है ना। तो यहाँ पर अपवाद को आपको ध्यान में रखना है। तो ये अधातु के कुछ भौतिक गुण धर्म है, धातुओं से बिल्कुल अलग। हर प्रॉपर्टीज में ध्यान देंगे, हर विशेषताओं में आप देखें तो कुछ ना कुछ अपवाद आ रहा है। जैसे धातुओं में चमक नहीं है लेकिन आयोडीन चमकीला है, क्वथनांक गलनांक निम्न है लेकिन बोरोन और कार्बन का हाई होगा, है ना। विद्युत के कुचालक है लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है, विद्युत का सुचालक है। तो ये सारे अपवाद को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जनरली सारे ठोस और गैस अवस्था में होंगे, लेकिन एक ब्रोमीन है जो कि द्रव अवस्था में मिलेगा। एक ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो क्या है? तो वो आपका ब्रोमीन है। तो ये सारे भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे इसके रासायनिक गुण की तरफ। चलिए, जनरली अब चलेंगे हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्म की तरफ। तो सबसे पहली बात कि जितने भी अधातु हैं वो ऋणात्मक प्रजाति बनाते हैं, निगेटिव स्पेसिस। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ऐड करने का टेंडेंसी है, ग्रहण करने का टेंडेंसी है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऐड करके ये ऋणात्मक स्पेसिस बनाएंगे। दूसरी बात, जितने भी अधातु हैं वह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाएंगे, और यह ऑक्साइड नेचर में अम्लीय होगा, एसिडिक। अधातु के जितने भी ऑक्साइड है, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड है, वो सारे के सारे नेचर में अम्लीय होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अधातु कुछ उदासीन ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान दीजिए, ना अम्लीय ना क्षारीय। अधातु कुछ न्यूट्रल, कुछ उदासीन ऑक्साइड का भी निर्माण करेंगे। जिसमें CO आ गया, NO आ गया, ये सारे ऑक्साइड न्यूट्रल है। N2O आ गया, H2O आ गया, ये सारे के सारे ऑक्साइड हैं जो कि उदासीन है, ये न्यूट्रल है। तो धातु कुछ ऑक्साइड अधातु के अम्लीय होंगे, और ये कैटेगरी जो है वो उदासीन है, न्यूट्रल है अधातु के लिए। थर्ड फैक्ट क्या ध्यान में रखना है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वाटर के साथ इसका किसी तरह का रिएक्शन नहीं होगा।
अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। वायु के साथ अभिक्रियाशील है, एयर के साथ, वायु के साथ यह वायु के साथ यह अभिक्रियाशील है, एयर के साथ यह अभिक्रियाशील है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन वायु के साथ अभिक्रियाशील है। तो यहां पर एक एलिमेंट है जिसको कि फास्फोरस बोलते हैं। तो फास्फोरस एक अधातु ऐसा है जो वायु के साथ काफी अभिक्रियाशील है, वायु के साथ काफी अभिक्रियाशील है। इसे खुले अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता, इसे खुले अवस्था में नहीं छोड़ा जा सकता। जितने भी अधातु फास्फोरस वायु के साथ काफी अभिक्रियाशील है, इसे खुले अवस्था में नहीं छोड़ा जाता, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोरस की क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसको किस में रखा जाएगा? तो पानी में रखा जाएगा, जल में रखा जाएगा। वायु की उपस्थिति में यह काफी अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे जल में रखा जाएगा, जल के वातावरण में रखा जाएगा। क्योंकि अधातुएं जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये कुछ रासायनिक गुणधर्म जिसको कि अधातु के लिए आपको ध्यान में रखना है, जहां पर ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स आए हैं, जो क्वेश्चंस बनाने में काफी आपके लिए कारगर होंगे। चलिए, अब अधातु में जो हम लोग अधातु अलग से पढ़ने वाले हैं सिंगल सिंगल करके, उसमें सबसे पहले कार्बन की बात आती है। कार्बन काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, काफी डिमांडिंग है। कार्बन पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कार्बन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कार्बन पे अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कार्बन को। कार्बन भी एक अधातु है। पहले इसके बारे में जान लें कि कार्बन आवर्त सारणी में, आप जब आवर्त सारणी में जाएंगे या पढ़ेंगे तो वर्ग 14 का तत्व है। इसका जो परमाणु संख्या है वह 6 है ना। बाहरी कक्षा में परमाणु, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड बनाने के कारण जो कार्बन है उसको नेचर में टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। टेट्रा वैलेंसी इन नेचर, चतुष्फलकीय टेट्रा वैलेंसी इन नेचर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कार्बन को लेकर कि आवर्त सारणी में ये वर्ग 14 का तत्व है, परमाणु संख्या 6 है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जनरली बंधन जो बनता है, बॉन्ड बनता है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। तो बाहरी कक्षा में ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा से ज्यादा ये 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस वजह से ये नेचर में टेट्रा वैलेंसी है। तो ये इसका बेसिक टर्म है, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान में रखना है। अब इसके अक्रेंस पे बात करें, प्राप्ति पे बात करें, तो जनरली यह प्रकृति में स्वतंत्र या संयुक्त, दोनों स्वतंत्र भी पाया जाएगा और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाएगा। यानी किसी के साथ मिला हुआ भी पाया जाएगा और स्वतंत्र भी पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। अगर तत्व अवस्था में बात करें, एलिमेंट अवस्था में बात करें, तो यह कोयला, ग्रेफाइट और हीरे के रूप में मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, अक्रेंस को लेकर क्या बोला जा रहा है, अक्रेंस को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा जरा। अक्रेंस प्रकृति में किस रूप में पाया जाएगा? तो कार्बन प्रकृति में दोनों रूप में पाया जाएगा। स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाएगा कार्बन, और किसी के साथ मिला हुआ भी रहेगा संयुक्त अवस्था में भी।
तो स्वतंत्र अवस्था में क्या क्या हो सकता है? कोयले के रूप में पाया जाएगा, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सारे स्वतंत्र अवस्था के हैं। संयुक्त अवस्था में जो कार्बन है वो जनरली संयुक्त अवस्था में अगर देखें तो कार्बोनेट के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन के तौर पे दिखाई पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड, प्रोटीन के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा, है ना। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे। तो ये कार्बन संयुक्त अवस्था में इतने रूप में प्रेजेंट है। धातु कार्बोनेट के तौर पे यहाँ पर कार्बन का कार्बोनेट जो भी है, कार्बोनेट के तौर पे, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे, हाइड्रोकार्बन के तौर पे, प्रोटीन के तौर पे, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, ये सारे तौर पे कार्बन आपको संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रकृति में, नेचर में कार्बन का जो एग्जिस्टेंस है, कार्बन का जो प्राप्ति है, अक्रेंस है, वह स्वतंत्र अवस्था किस किस रूप में है? तो स्वतंत्र अवस्था में इंपॉर्टेंट क्या है? कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब एक कार्बन का गुण होता है श्रृंखलन, कैटेनेशन। तो श्रृंखलन गुण कार्बन का सबसे ज्यादा है। श्रृंखलन का मतलब होता है अपने में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने का टेंडेंसी। कार्बन अपने में बहुत सारे कार्बन को ऐड कर सकता है, नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, फ्लोरीन से भी बना सकता है। तो कार्बन के पास नेचर है कि वह ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, हर एक एलिमेंट के साथ, कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के अलावे दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, एक लंबी श्रृंखला वाला कंपाउंड बना सकता है। इस वजह से बोला जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि पूरे आवर्त सारणी में जो श्रृंखलन है, जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, वो सबसे ज्यादा किसका है? तो श्रृंखलन सबसे ज्यादा आपका कार्बन का है। सबसे ज्यादा श्रृंखलन आपको कार्बन का मिलेगा, ध्यान देंगे, है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन का है और इसी वजह से श्रृंखलन के कारण ही, श्रृंखलन ज्यादा होने के कारण ही आपको कार्बन के सर्वाधिक यौगिक देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यौगिक देखने को मिलेंगे। श्रृंखलन के कारण ही आपको कार्बन के ज्यादा से ज्यादा यौगिक, सर्वाधिक यौगिक देखने को मिलेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। श्रृंखलन को कैटेनेशन प्रॉपर्टीज भी हम लोग बोलेंगे। चलिए अब इसके अपरूप पे बात कर ले। कार्बन के अपरूप, अपरूप क्या होता है? जहां पर एलिमेंट सेम होता है, एक एलिमेंट एक से ज्यादा रूप में पाया जाएगा तो वह उसका अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन के अपरूप में तीन तरह का अपरूप आएगा। पहला अपरूप है डायमंड, हीरा। दूसरा अपरूप है आपका ग्रेफाइट एंड तीसरा अपरूप को फ्लोरिन्स बोलते हैं, फुलरिन्स, याद रखिएगा। तीन अपरूप है जिसको C60 भी बोला जाता है। तीन अपरूप है कार्बन के, जिसमें डायमंड है, हीरा, ग्रेफाइट है एंड थर्ड आपका फ्लोरिन्स है, जिसको हम लोग C60 भी बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ध्यान देंगे कि मेटल के, धातु के चैप्टर में जितना चीज आपको पढ़ाया गया था धातु से रिलेटेड, वो सारी चीजों पे कुछ ऑब्जेक्टिव, आज 10-11 ऑब्जेक्टिव आपको कराया गया। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न वही रहेगा, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीजों को आप कंप्लीट कर लेंगे, उसी के बेसिस पे आपको सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज हम लोग अधातु को स्टार्ट किए हैं, कैसे कैसे पढ़ना है सिलेबस आपको बता दिया गया है। 12th तक का सिलेबस टच करना है हम लोगों को, 12th तक का सिलेबस हम लोगों को टच करना है। शायद
हट गया हो जो लिखे हुए थे। सिलेबस आपको बता दिया गया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सो उसी के बेसिस पे आगे हम लोगों को बढ़ना है। धातु के बाद अब अधातु का नंबर है, पहले अधातु भी पढ़कर हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे सारा चीज, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले क्लास मिलते हैं हम लोग कल के कल, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स पे विशेष बात हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं कल।